क्योंकि लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान में रहना आप स्टूडेंट कोई कामयाब नहीं हो सकता बंदा। साथ लिखने के साथ साथ जो है वो एक्टिंग का भी शौकीन था। से 2 और 17 साल में माशाल्लाह आपने 9 ब्रांचें बना दी और वो मजबूरन वहाँ जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि इधर उधर उन्हें जॉब मिलती नहीं है। आपके बच्चों को अगर हम अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी तरबियत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो कि एक कामयाब शख्सियत है। जी हाँ, 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया एक ड्राइंग रूम से और आज झंग में इनकी 9 ब्रांचें हैं स्कूल और कॉलेजेस की। मेरी मुराद ऑफिसर ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के CEO सर नवीद साहब हैं। आज हमारे मेहमान हैं, इनसे ये कामयाब स्टोरी भी जानेंगे और इनसे सच्ची और खरी बातें प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से भी की जाएंगी। सर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, और स्पेशली आई एम रियली ऑब्लाइज टू आपका जो प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जी। तो सबसे पहले तो आपको इस बात पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपके प्रोग्राम का नाम ही इतना खूबसूरत है। आपकी आवाज़ मीन के आप आवाम की आवाज़ में बात करते हैं। जी ऐसे ही। अच्छा, इसमें सर नवीद साहब के बारे में ये भी है कि ये राइटर भी रहे और उसके अलावा अदाकार भी रहे और अचानक पता चला कि ये बड़े अच्छे टीचर भी हैं और आज झंग में बहुत से स्कूल हैं। तो सर ये कैसे एक एक्टर, एक राइटर और फिर टीचर, तो ये कैसे आपने फिर टीचिंग को सिलेक्ट किया? आप तो बड़े अच्छे राइटर भी थे, एक्टर भी थे। जी, एक्चुअली मैं राइटिंग में इंस्पायर था इश्तियाक अहमद से। इश्तियाक अहमद हमारे जंग की बहुत बड़ी फेम जी नावल लिखा करते जो थे, नावल लिखते थे और स्टूडेंट लाइफ में उनके नावल जो हैं वो बुक्स में रख कर हम पढ़ा करता था मैं, और उनसे मैं इंस्पायर था और फिर मैंने लिखना शुरू किया। साथ लिखने के साथ साथ जो है वो एक्टिंग का भी शौकीन था। तो लाहौर में जब था तो उस वक्त PTV में लाहौर के जो हैं वहाँ के जाना और वहाँ पे कोशिश करना कि किसी ड्रामे में, और छोटे छोटे मुझे रोल्स भी मिले। बाकी फिर जो लिखे और स्टेज में अहम रोल भी किए। लेकिन जैसे आपको पता है कि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो फिर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए तो फिर मैंने एजुकेशन के फील्ड में आ गया। और आपको पता है कि एक टीचर के लिए एक अच्छा फ़नकार होना ज़रूरी है। तो जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जिस तरह हो नहीं सकता, होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके पसंदीदा जो नावल निगार थे वो इश्तियाक अहमद साहब थे, इसी तरह फिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप टीचर हुए, तो टीचर से भी किसी से मुतासिर थे आप? जी, टीचर्स में डेफिनेटली इस्लामिया स्कूल में हमारे जो हेडमास्टर थे नसीर अली कुरैशी साहब, ही वाज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, बड़े अच्छे मैनेजर एज ए प्रिंसिपल। और अब्दुल हक साहब इस्लामिया स्कूल में हमारे टीचर थे। देन जब मैं कॉलेज में आया तो मंसूर अब्बास साहब, ही वाज वेरी गुड टीचर, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, बड़े वेल ड्रेस्ड, बड़ी पोलाइट अंदाज में बात करना। सैफुल हक साहब जो कि बहुत ही लर्नड पर्सनैलिटी, और आप यकीन करें कि उनका लास्ट पीरियड होता था और वो पीरियड 45 मिनट से 90 मिनट तक चला जाता था। लास्ट में जब स्टूडेंट थके हुए होते हैं वो भी डबल हो जाना। अच्छा, वो भी डबल हो जाना, लेकिन कभी भी उनके पीरियड ने हमें बोर नहीं किया। और जो सबसे उनसे मैं इंस्पायर था कि वो हर लेक्चर में हमें एक नई बात सिखा देते थे। जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो तो चल रहा होता था, जी उसके अलावा भी कुछ सिखा जाते थे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आजकल के भी टीचर्स को कि टीचर्स हमें चाहिए बीइंग ए टीचर कि हम ये सोच रहे हूँ कि आज के दिन मैंने अपने बच्चों को क्या नया सिखा दिया। अगर सिखा दिया तो देन एक सक्सेसफुल टीचर है। तो इन लोगों से मैं इंस्पायर था और मैं ये चाहता था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। अच्छा, आपकी स्टोरी में ये बात भी है कि आप स्टूडेंट 20-25 थे और उनमें से अक्सरियत बाहर गई क्योंकि लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान में रहना आप स्टूडेंट कोई कामयाब नहीं हो सकता बंदा, अक्सर जॉब्स नहीं मिलती या बिज़नेस नहीं सेट होता। तो आपके भी दोस्त तो बाहर चले गए और आप भी एक दफ़ा गए, फिर वापस कैसे लौटे, कि क्या सोच के वापस आना पड़ा कि नहीं अपने पाकिस्तान? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं अपनी यंग जनरेशन को स्पेशली शेयर करना चाह रहा हूँ कि FSC में हमारा 20 से 25 दोस्तों का ग्रुप था। फिर कुछ लोगों ने मेडिकल किया, कुछ ने इंजीनियरिंग की, मैंने इंग्लिश में मास्टर किया।
जब मास्टर करके देखा तो मेरे उन 25 दोस्तों में से अराउंड मैक्सिमम 20 से ज़्यादा स्टूडेंट जो क्लास फेलोज थे वो बाहर थे। बाहर मीन आउट ऑफ कंट्री, कुछ यूएसए, यूके, कनाडा, दुबई। और मेरे भी जहन में ये था कि मैं पीछे रह गया हूँ कि ये लोग बाहर चले गए हैं, यहाँ पाकिस्तान में कोई रियाल कमाएगा, कोई डॉलर कमाएगा और मैं यहाँ पे हूँ। तो जब भी वो मुझसे बात करते तो मैं उन्हें यही गिला करता कि मुझे भी बुलाएं। फिर एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे हाजी असमतुल्लाह साहब, सऊदी अरब में, उन्होंने वहाँ पे मेरी जॉब करवा दी एज ए लेक्चरर। अच्छा, जब मैं जाने लगा, वीज़ा आ गया, फ़्लाइट हो गई, तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। उन्होंने मुझे एक वर्ड सेंटेंस बोला पंजाबी में, उन्होंने कहा बेटा जो घर की रुखी है ना, घर दी रुखी बाहर दी चौपड़ी तो बेटर होंदी है, बेहतर होंदी है, तो तुसी इत्थे ही रहो। लेकिन मैंने फिर उनसे इजाज़त ली ज़बरदस्ती, वहाँ से जो है पाकिस्तान से मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाकर मैं होम सिकनेस का शिकार हो गया। फिर मैं जल्द ही वापस आ गया, कुछ माह में ही। फिर जब पाकिस्तान आया तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब यहीं पे मैंने फ्यूचर बनाना है। यानी आपने सोच लिया कि यही वो जगह है जहाँ से मैंने कुछ बनना है और कुछ बन के दिखाना है। और इसका जो पहला दिन था वो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना अपने घर की बैठक से। तो अपने मोहल्ले के कुछ पेरेंट्स को मैं मिला कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो पहले दिन जो हैं मेरे 5 स्टूडेंट मेरे पास आए, जिनमें से माशाल्लाह 2 अभी डॉक्टर हैं और 2 लॉयर हैं और 1 इंजीनियर है। उन मेरे पायनियर 5 स्टूडेंट्स हैं। ये देखें जी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन नौजवानों के लिए है जो पढ़ चुके हैं और अपने मुल्क से बाहर जाना चाह रहे होते हैं, उनके लिए कि आप अपने मुल्क में भी कामयाब शख्सियत बन सकते हैं, लेकिन नीयत करनी पड़ेगी आपको। यहाँ होता ये है कि सर लोग शुरू से पढ़ते हैं और सोचते हैं बाहर क्यों निकलना। जी, बाहर निकलना है। फिर मैं आपको ये बताऊँ कि मेहनत करने के आदी नहीं है। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और हमें रिज़ल्ट ज़्यादा आए और जल्द आए। इस चक्कर में जो है हमारे यंग जनरेशन बाहर जाने के ख्वाब देख रही होती है। तो मैंने फिर पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया और वो जो घर में काम था उसका कोई एक ब्रोशर नहीं था, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई इसका बोर्ड नहीं था। और उसका रिज़ल्ट आज देखें कि आप 9 स्कूल आपके कंट्रोल में और 5000 स्टूडेंट। तो सर ये अच्छा बिज़नेस है या क्या चक्कर है कि 1 से 2 और 17 साल में माशाल्लाह आपने 9 ब्रांचें बना दी, तो इसका मतलब है प्राइवेट स्कूल एक अच्छा बिज़नेस है। जी देखें, डेफिनेटली हर बंदा जो है उसकी फैमिली उसके साथ होती है और उसने अपनी अर्निंग अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन करना होता है। लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ आप अर्न भी कर रहे होते हैं, खिदमत भी कर रहे होते हैं। अब आपका प्रोफेशन है, आप माशाल्लाह आप इसमें अर्न भी करते हैं और आप खिदमत भी करते हैं। ऐसे अगर आप देख लें, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, तो टीचिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है, डेफिनेटली अर्निंग भी होती है। लेकिन तासुर ये है ना, तासुर ये आप लोगों पे ज़्यादा जा रहा होता है कि प्राइवेट स्कूल एक बड़ा अच्छा बिज़नेस गाह है। जी देखिए, डेफिनेटली बिज़नेस अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे ख्याल में जितने प्राइवेट स्कूल्स खिदमत कर रहे हैं ना, वो बिज़नेस से ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो जब हम पढ़ा करते थे तब उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स ना होने के बराबर थे। मैं इस्लामिया स्कूल से पढ़ा, ऐसे ठीक है, दैट इंस्टीट्यूट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन जंग। ऐसे एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स मुझे याद हैं, कबड्डी, बड़े अच्छे मैच होते थे, क्रिकेट मैच हो रहे हैं, फुटबॉल का ग्राउंड, हाँ ऐसे ये सारे जो हैं वो मैक्सिमम इस्लामिया स्कूल जीत के आता था। इस्लामिया हुसैनिया का बड़ा मैच हमेशा ये देखने वाले होते थे। हाँ, क्रिकेट का। और मुझे जो हॉकी का मैच होता था वो इस्लामिया स्कूल और जंग MB हाई स्कूल इनका होता था, इनके फाइनल। और जंग सिटी की हॉकी बड़ी अच्छी थी। तो लेकिन हुआ क्या बदकिस्मती से कि जैसे हमारे यहाँ वही जो मैं आपको गिला कर रहा हूँ कि हम बीइंग ए नेशन हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है, हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो हुआ ये है कि गवर्नमेंट इदारों में चूँकि उस अंदाज में काम नहीं हो पा रहा था, प्राइवेट स्कूल्स आए, उन्होंने वहाँ पे देखें प्राइवेट स्कूल गैप में जगह बना लिए प्राइवेट इदारों का। ये हुआ कि जो कमी मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट जब फॉर एग्जाम्पल आप इदारा बनाएं, मैं इदारा बनाऊं, अब हमारे सर्वाइवल के लिए मेहनत ज़रूरी है।
आपके बच्चों को अगर हम अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी तरबियत देंगे, और एक पार्क अभी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे अगर किसी प्राइवेट स्कूल्स के पढ़ने वाले बच्चों में आप देखेंगे उसमें मैनर ज़्यादा हैं, उसकी एजुकेशन बेटर है, तो तभी आप सोचेंगे कि हमने प्राइवेट स्कूल में ही जाना है। और 4 पैसे ज़्यादा दे के भी बच्चे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जब मेहनत कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स उनके ऊपर रिलायबल होते हैं, और इस तरह वहाँ पे बच्चे ज़्यादा दाखिल हो रहे होते हैं, फिर उनके बेटर रिज़ल्ट होते हैं। डेफिनेटली जब स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो उनका बिज़नेस भी डेवलप हो रहा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट के हालात हैं, मैं वही बात करने लगा कि आपके जो पास हैं, आपने काफ़ी लोगों को जो नौजवान हैं उन्हें अपने साथ अटैच किया हुआ है, जॉब्स नहीं है, टीचर्स बनाया, अपने एडमिन स्टाफ में उन्हें एडजस्ट किया हुआ है, यानी सोर्स ऑफ इनकम उन खानों तक जा रहा है ना, खानदान जो उसमें ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तासुर भी जा रहा होता है कि आपसे जो आपका ही स्टाफ होता है वो राज़ी नहीं होता कि हमें तनख्वाहें कम मिलती हैं। ये क्या जी देखें, डेफिनेटली इसमें सैलरीज जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स को इस पे मस्ट काम करना चाहिए और इनकी सैलरीज़ को डेवलप करना चाहिए। मैं आप और आवाम की और उन टीचर्स के साथ ये बात, ये असल बात है कि सर की ये मैं बात यही लेना चाह रहा था कि हमारे ये जो प्राइवेट इदारे हैं इन्हें ये कहा जाता है कि ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है, ये कारोबार है, और अक्सर तासुर ये जा रहा होता है कि इनका स्टाफ इन पे खुश नहीं होता, इनका स्टाफ इनसे नाराज़ ही रहता है कि जी हमें सैलरी कम मिलती है, और वो मजबूरन वहाँ जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि इधर उधर उन्हें जॉब मिलती नहीं है, तो लिहाजा स्कूल कॉलेज अच्छी जगह के 8-10 हज़ार में जॉब मिल जाती है। नहीं, 10 हज़ार तो अब खैर नहीं होता, अब सैलरीज़ काफ़ी बेटर हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो भी अब बिज़नेस हो रहा होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा एक फ्रंट पे आप मौजूद हैं जी और मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ, अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो 4 लोग इस वक्त हमारे साथ हमें हमारी कर टीम रहे हैं। इधर काशिफ साहब पर्दे के पीछे हैं। जी। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ना टीचर्स को पता होता है ना पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन ऑनर नोज अबाउट दैट। अच्छा, ड्यूरिंग जब बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फैमिली के हमारे पास आए, वो हमें पे कर रहे हैं, और ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की या जो अर्निंग पर्सनैलिटी थी उसकी डेथ हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं उन बच्चों को फ्री कर देते हैं। अब ऐसे आपके MOU साइन है, मैं देखता हूँ अक्सर के आप प्राइवेट इदारों के मतलब शोधा के बच्चों के साथ और पुलिस वालों के साथ आप हैं, हम उनको यूनिफॉर्म दे रहे हैं, हम उनको बुक्स दे रहे हैं, और स्कॉलरशिप के भी आप स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अब डेफिनेटली वो एक्सपेंसेस भी होते हैं। फिर आपको पता है कि अक्सर जो स्कूल्स हैं वो बिल्डिंग रेंट पे होती हैं, वो पे करनी होती हैं। फिर इलेक्ट्रिक बिल्स, अभी आप ये देखें कि यकीन करें कि बिजली आपको पता है कि कितने टाइम आती है, आप यकीन करें कि इलेक्ट्रिक बिल जितने आ रहे हैं उससे डबल हमारा डीजल लग रहा होता है। ऐसे ही तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बंदे को नज़र नहीं आ रहे होते, वो हमें अदा करने होते हैं। और डेफिनेटली जो भी काम कर रहा है, देखे ना, इसमें बीइंग ऑनर उसने भी अर्न करना है, आपने उसने फैमिली चलानी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत सारी फैमिलीज़ को जो हैं एडजस्ट किया हुआ, रोज़गार दिया हुआ। रोज़गार जी, यहाँ लेंगे एक सर, यहाँ ब्रेक लेते हैं, और आज आपकी सालगिरह भी हमारे साथ ही होगी, और इनके साथ केक काटेंगे, और उसके बाद फिर वापस आते हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। वेलकम बैक नाजरीन, आज सर नवीद साहब की सालगिरह भी है, और आज ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से एक बड़ा प्यारा खूबसूरत केक आया है, तो सर काटते हैं। सर, आज आप हमारे प्रोग्राम में केक काटेंगे जी। ये जी, जन्मदिन मुबारक हो सर आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा दुआएं आपकी आवाज़ प्रोग्राम के लिए, और बहुत सारी वेल विशेस ख्वाजा स्वीट्स के लिए। अच्छा, ख्वाजा स्वीट्स का जंग में एक नाम भी है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये केक में बहुत अच्छी वैरायटी इनकी चल रही है। केक में बहुत अच्छी वैरायटी है, और फिर ख्वाजा सोन हलवा तो
उसकी तो मिसाल ही नहीं है ना। ये भी हकीकत है। सर आज आपको कैसा लग रहा है, ये एक नया सेट है हमारा और पैराडाइज सोसाइटी में हम बैठे हैं, तो इस हवाले से आप क्या? जी माशाल्लाह अदनान साहब, आपके जो ये लिटरेरी और आर्ट की जो आपकी सलाहियतें हैं, इसका तो मैं पहले से ही मीन के हमेशा तारीफ़ ही करता हूँ। और ये जो आपने एक नेचुरल प्लेस पे एक सेट लगाया और आपका जो प्रोग्राम जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये आपका बड़ा एक काबिल तहसीन स्टेप है कि ये बड़ा नेचुरल और बड़ा ख़ूबसूरत सेट आपने लगाया अपने प्रोग्राम के लिए। और मैं यहाँ पर बड़ा रिलैक्स और बड़ा हैप्पी फ़ील कर रहा हूँ। और जहाँ तक पैराडाइज़ जो कॉलोनी है और इनका इसको प्रोजेक्ट है, ये डेफिनेटली जो जंग के लोग हैं उनके लिए एक नेमत है ऐसी कि ये इतना खूबसूरत स्पेशियस रोड्स, एयरी एटमॉस्फेयर, नीट एंड क्लीन। और इवन समटाइम्स मैं यहाँ पर आकर कुछ टाइम जो है वो गुजारना चाह रहा होता हूँ विद फैमिली आकर, और यहाँ आके बड़ा कंफर्टेबल और इजी फील करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जो है हमने यहाँ पे प्लाट भी लिया है। अच्छा। और इंशाल्लाह हम उसको कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे इंशाल्लाह हम शिफ्ट भी हो रहे हैं। यही बात है क्योंकि यहाँ पर आकर रियलाइज़ जैसे कि आप, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे ना कि आपका फेवरेट सिटी कौन सा है, तो स्टूडेंट लाइफ से इस्लामाबाद, आई लाइक इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस्लामाबाद में आया हूँ। ये बड़ी बात है, खूबसूरत एटमॉस्फेयर। और अच्छा सर, आप बात तो डेफिनेटली जंग, और जंग से जितनी मुझे मोहब्बत है वो किसी से, लेकिन यहाँ कैसे लगता है जैसे जंग से हम थोड़ा बाहर, जंग से बाहर हैं, लेकिन है जंग की खूबसूरती में एक इजाफा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, बात हो रही थी आपकी, शुरू में मैंने बात की कि आप राइटर भी थे, आप एक्टर भी थे, तो इस दौरान ये जो राइटर होते हैं इन्हें कहा जाता है कि ये किसी इश्क से जो है ना चोट लगती है इन्हें मोहब्बत में, और फिर उसके बाद कोई राइटर बनते हैं और फिर कोई किरदार बनना शुरू हो जाते हैं, एक्टर बन जाते। तो आपको भी कोई ऐसी चोट लगी? नहीं, चोट तो ऐसी कभी नहीं लगी जी। लेकिन मैं एक शायर भी नहीं हूँ, मैं एक राइटर था जो कि मीन के ड्रामे मैंने लिखे, स्टेज ड्रामे जो कि मिल्लत कॉलेज में तकरीबन हर साल होते रहे। तो एक्चुअली इसमें इंस्पायरेशन होती ये है कि ये क्रिएटिविटी है जो कि आपको बाय बर्थ मिलती है। और शुरू से ही मैं अपनी डायरी, डेली रूटीन लिखने का शौकीन था, तो वहीं से जो है मैंने मीन के इस राइटिंग में आ गया। बल्कि आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक दफ़ा आसिफ डूडी साहब के पास जब मैं मिल्लत कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ पे एज ए मैं टीचर भी रहा हूँ, और वो मेरे साज़ा में से हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ लिखें अब ड्रामे के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ नया लिखूँगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो आपको याद होगा कि एक दफ़ा अनाउंस हुआ था मसाजिद में कि ज़लज़ला आ रहा है, यहाँ एक अनाउंसमेंट हुई। हाँ, और लोग घरों से बाहर आ गए थे। आप भी शायद, हम निकले थे, पूरा महल्ला जो लाहौर था, लेकिन पता यही चला था कि जंग में ये सूरत हाल होगी। हाँ जी, लोग बहुत सारे बाहर निकले हुए थे। तो वो जब मुझे कोई थीम नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने उसी थीम पे लिखा कि वो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, और अनाउंसमेंट्स भी हमने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की करवाई अपने अपने अंदाज में। और लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं जब, और ज़लज़ला के बारे में जो हैं वो परेशान निकले हैं। और अगले दिन आपको पता है कि जो निकले भी हुए थे वो भी कह रहे थे कि जी अर्थक्वेक का कोई पेशन गोई नहीं होती, लेकिन वो निकले हुए थे। तो एक्चुअली राइटर क्या होता है, उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ें ही लिखनी होती हैं। उसके अपने अंदर के करैक्टर्स होते हैं, उसके सामने के करैक्टर्स होते हैं, और सोसाइटी के करैक्टर्स होते हैं। और समटाइम्स राइटर सिलेक्ट करते हैं और फिर अपने माइंड में उसे एडजस्ट करके कहीं लिखना शुरू करते हैं, वो उन्हीं को लिख रहा होता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ आइडियलिज्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाहता है जी कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर बनूं, या मैं प्रेसिडेंट बनूं, या बादशाह बनूं, तो वो फिर बादशाह के करैक्टर में ढल के वो करैक्टर लिखता है। तो ये फैंटेसिज्म भी होती है आपकी, ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आप अचीव ना कर सके उनको लिख के अचीव करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो राइटर होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को
अपने इर्द गिर्द की ज़ात को जो है, इर्द गिर्द की चीज़ों को लिख रहा होता है, वो नोट करवा। हाँ जी, वो। अच्छा, और इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत करें और आप इश्क में आहें भरें और उसके बाद आप लिखना ये होता है बाज़ ऐसे ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ऐसा है कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक टीचर बनेंगे और फिर आप कॉलेजेस बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, या बंदे की कोई ज़ाती ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, इंजीनियर होना चाहिए था, या एक्टर ही होना चाहिए था? तो आपके ज़हन में क्या? जी देखिए, मैं स्टार्ट में यही चाह रहा था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन वहाँ से फिर जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, अब वो इतना क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हालात ऐसे कि एक्टर कोई अमीर लोग भी नहीं होते। अब जाके कहीं शुरू हुआ है कि ट्रेंड कुछ है, अमीर होना शुरू हो रहे हैं। ये तो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो वही बात है कि मीन कि जब आपको कुछ करना होता है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो कर रहे हो, और ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक हमेशा आपसे बेहतर लेके आपको बेहतरीन दे देते हैं। हो सकता है कि उसको मैं अगर अडॉप्ट करता तो आज इस स्टेज पे ना आप होता। अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या होना चाहिए? फिर दूसरी सोच इंसान की आती है कि मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, तो आप क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, जो हैं हमें और हमारे बच्चों को एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए, और डेफिनेटली जब हम एक अच्छा मुसलमान होंगे तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होंगे। तो मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज दिया करता हूँ, आपके तवज्जो से चलें, ये मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू भी चला जाए। एक दफ़ा हमारे मैंने अभी आपको अपने आइडियल पर्सनैलिटीज़, आइडियल टीचर्स में से अब्दुल हक साहब का नाम लिया। एक दफ़ा उन्होंने हमारे स्कूल विज़िट किया तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि आपको बख्त लग जाए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे मीन मेरे स्टूडेंट्स भी और मेरे अपने बच्चे, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स भी और मेरे टीचर्स भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको बख्त लग जाए। अब उन्होंने ये कहा कि बख्त कैसे लगेंगे, तो उन्होंने ना कुछ रूल्स बताए। उन्होंने ये एक बताया कि जब भी मांगें तो सिर्फ अल्लाह से मांगें। फिर उन्होंने ये कहा कि आप नमाज नहीं छोड़नी, कोशिश हमने करनी है कि हम अपनी नमाज़ों को पक्का करें। थर्ड, उन्होंने ये कहा कि रोज़ का काम रोज़, मीन के ये नहीं कि आज का काम कल पे नहीं डालना, आज का काम आज ही करना है, और बल्कि कल के आने वाले का आपका होमवर्क होना चाहिए। और जो एंड पे उन्होंने बात की कि बाअदब बानसीब, कि आपको बड़ों का अदब करना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना और छोटों से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। जब आप ये ज़िंदगी में अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बख्त लग जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की है जी। नवी साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है आज, और बहुत सी बातें अभी मुझे जहन में आ रही हैं, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैंने फिर भी कभी इनके साथ प्रोग्राम करना है और फिर कहीं और किसी सेट पर भी इनसे गपशप इसी तरह रहेगी। नवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।